हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंडर 44 कंट्रीज आती है। उन्हीं कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म राइज हुआ यूरोप में, कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, कौन सी डायनेस्टी थी जो वहाँ पर रूल कर रही थी जिसके कारण नेशनलिज्म राइज हुआ। इस चैप्टर में हम नेशनलिज्म देखेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से देशभक्ति या अपने देश के लिए प्यार। पहले अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो बेसिकली एक पर्सन थे जिनका पूरे वर्ल्ड को लेके एक सपना था। वो चाहते थे कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, स्टेट हैं, सभी में डेमोक्रेसी आ जाए और सबको रिपब्लिक मिल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ये पिक्चर है, इसको देखते हैं। ये एक पूरी फीमेल फिगर है जिनके हाथ में टॉर्च है, जो कि इक्वालिटी और फ्रीडम को शो कर रही हैं। और ये सारे यूरोप के पीपल हैं। इसमें दिखाया गया है कि जो किस तरीके से मोनार्की सिस्टम को छोड़कर डेमोक्रेसी की तरफ चलते जा रहे हैं। और ये नीचे राजा महाराजा के मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि मोनार्की सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था, जिसका पूरा इम्पैक्ट यूरोप पर पड़ा था। 1789 से पहले, बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, मतलब सिर्फ किंग ही वहाँ पे रूल किया करते थे। अब देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले चेंज देखते हैं कि फ्रेंच के टाइम रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या चेंज हुआ। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पावर ट्रांसफ़र। बेसिकली वहाँ पे पहले मोनार्की था, बट लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गया, तो पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद जो न्यू फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस करा गया वहाँ पर। थर्ड ये हुआ कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फोर्थ ये हुआ कि जो नेशनल एंथम था वो न्यू कंपोज की गई थी। और स्टेट जनरल का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था पहले, तो उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही सेलेक्ट की जाती थी। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया था डिफरेंट क्लासेस के पीपल के लिए, कि इक्वालिटी लाने के लिए जो हाई क्लासेस थे, लो क्लासेस से लिए उनके एक ही लॉ बनाया गया था। ये नहीं था कि अगर हाई क्लासेस हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, लो क्लास को नहीं मिलेंगे। इसलिए इक्वालिटी लाने के लिए सिर्फ एक लॉ बनाया गया था दोनों क्लासेस के लिए भी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एबोलिश्ड। अगर उनको अपनी टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड करना था तो उसके लिए उन्हें पहले हाई टैक्स पे करना पड़ता था, बट लेकिन ये टैक्स जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हटा दिया गया। नेशनलिज्म आइडिया, जो फ्रेंच आर्मीज थी और नेशनलिज्म के आइडिया को लेके यूरोप की जो अदर कंट्रीज थी वहाँ पे जा रही थी और उनको बता रही थी कि अगर फ्रांस में नेशनलिज्म हो सकता है तो और कंट्री में क्यों नहीं हो सकता। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ टैक्स वगैरह भी हट गई, मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गया, बट लेकिन उसके बाद आए हमारे नेपोलियन बोनापार्टे 1799 में, जिन्होंने एक कोड दिया था, सिविल कोड 1804 में, जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने उनके आने के बाद पॉजिटिव चेंजेस क्या किए थे, उसके बाद हम नेगेटिव चेंजेस करेंगे। अगर कोई भी रूलर होता है वो कुछ अच्छे काम भी करता है, कुछ बुरे काम भी करता है। कुछ लोग उसके काम को पसंद भी करते हैं, बट लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके काम को क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले हम उनके पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं, उन्होंने क्या किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक लॉ बनाया, जो क्लासेस थी, हाई क्लासेस लो क्लासेस के लिए एक लॉ बनाया इस तरीके का कि जिससे कि इक्वालिटी आ जाए दोनों क्लासेस के बीच में। सेकंड, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले क्या हुआ करता था, लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन वो नहीं ले सकते थे। अगर वो लेते थे भी ना तो उन पर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता था, बट लेकिन वो सब हटा दिया गया था। अब जिसके पास पैसा है वो अपनी लैंड को खरीद सकता है और उन पर सिर्फ उनका ही हक होगा, गवर्नमेंट को कोई हक नहीं होगा। थर्ड क्या हो गया, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, जिसको हम सर्फडम टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है, पहले क्या हुआ करता था, कुछ जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अपनी लैंड पीजेंट को काम करने के लिए दिया करते थे। वहाँ पीजेंट जो थे रात दिन काम करते थे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू हुआ करता था वो सारा फ्यूडल लॉर्ड्स के पास ही जाता था। पीजेंट्स को सिर्फ 1/3 पार्टी कुछ दिया जाता था, जिसमें वो अपने टैक्स भी पे करना पड़ता था और उनको अपना खर्चा भी चलाना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर दिया गया, और जो वेट्स एंड मेजर्स हैं उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने, और जो कॉमन करेंसी कर दी। कॉमन करेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले वहाँ पे यूरोप में 30 करेंसी थी,
30 करेंसी को लेकर उसके बाद उन्होंने 2 करेंसी कर दी सिर्फ फ्रांस में ही। नेक्स्ट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, मर्चेंट आर्टिसंस वर ऑल्सो अलाउड फॉर ट्रेड इन अ मार्केट। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले एक ग्रुप हुआ करता था, सिर्फ वही जो लोग थे मार्केट में ट्रेड करते थे। जो मर्चेंट आर्टिसंस है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि आओ तुम भी मार्केट में ट्रेड करो, बट लेकिन ऐसा नहीं था। अब मर्चेंट आर्टिसन उनको भी अलाउ किया दिया गया था कि आओ तुम भी ट्रेड करो मार्केट में। ये जो सारे चेंजेस थे वो फ्रांस के पीपल को तो पसंद आ रहे थे, बट लेकिन जो यूरोप की जो अदर कंट्रीज़ थी उनको भी ये पसंद आ रहा था, और वो नेपोलियन को अपनी कंट्री में बुला रहे थे और उनका अच्छे से वेलकम कर रहे थे। और वो वेलकम भी क्यों ना करते, क्योंकि नेपोलियन जिस भी कंट्री में जा रहे थे वहाँ से मोनार्की सिस्टम खत्म होता जा रहा था। अब यहाँ तक तो उन्होंने अच्छी चीज़ें कर दी जो लोगों को पसंद आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया, उनके कुछ नेगेटिव चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं या फिर उनके ड्रॉबैक्स हैं सिविल कोड के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या, सेंसरशिप इम्पोज कर दी। जो भी चीज़ अगर उनके बारे में जहाँ पे उनके बारे में गलत बोली जाती थी या फिर गलत छपवाई जाती, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, उन सब पे सेंसरशिप इम्पोज कर दी, जिससे कि उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सके या फिर कुछ गलत प्रिंट नहीं कर सके। अगर इन केस किसी ने ऐसा कर दिया तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। नेक्स्ट, वुमेन के लिए उन्होंने क्या किया। वुमेन में ये क्या कि पहले वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार था, जो कि उनसे नेपोलियन ने ले लिया। और जो प्रॉपर्टी राइट्स थे सिर्फ वो वुमेन के लिए ही दिए गए थे, वुमेन के लिए नहीं। वुमेन जो थी सिर्फ अपने प्रॉपर्टी बन के रह गई थी, अपने हस्बैंड और अपने फादर की। ठीक है, सिर्फ उनका कोई भी रोल नहीं था, सिर्फ अपने घर के काम ही किया करती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन ने पीपल को फोर्स किया, फ्रांस के पीपल को, कि आओ और फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो, क्योंकि नेपोलियन जो थे अपनी पावर अपनी टेरिtoriयल एक्सपेंशन के लिए इंक्रीज करना चाहते थे। टेरिtoriयल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरी कंट्री पे जाकर अपना कब्जा करना चाहते थे, उस पर रूल करना चाहते थे, उसको अपने अंडर लाना चाहते थे, तो उसको टेरिtoriयल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने उनकी जो आर्मी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए उनके पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि फोर्स करा लोगों को फ्रेंच के कि फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। नेक्स्ट, उन्होंने टैक्स जो है इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि टैक्स जो था सिर्फ वही एक मेजर सोर्स था इनकम के लिए उस टाइम पर। अगर उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी थी, उसके लिए सबसे पहले उनको ज़रूरत पड़ती पैसे की, तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग नेशन, किस तरीके से नेशन बना। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि कोई भी यूरोप में नेशन स्टेट नहीं था। इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड ये भी एक नेशन नहीं थे, बट लेकिन ये काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। अब जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप था वो अभी भी मोनार्की के कंट्रोल में था। ठीक है, अब कुछ कारण थे जो नेशनलिज्म के 18th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म के राइज होने का कारण बने, जैसे कि मिडिल क्लास उस टाइम पर राइज हो रहे थे, आ रहे थे, और लिबरलिज्म पीपल भी उस टाइम पर आ रहे थे, और जो न्यू कंजर्वेटिज्म है वो भी इस टाइम पर 1815 के बाद आए, जो कि नेशनलिज्म का कारण बने। पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से मिडिल क्लास पीपल आए। फर्स्ट उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले एरिस्टोक्रेटिक पीपल कौन थे। एरिस्टोक्रेटिक पीपल वो थे जो सोसाइटी में सबसे वेल्दी पीपल, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिच थे। इनके पास खुद के टाउन हाउस और स्टेट्स हुआ करती थी, बट लेकिन ये सोसाइटी में बहुत ही कम लोग थे, बट जितने भी थे ना वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ये आपस में ही फैमिली कनेक्टेड कर लेती थी मैरिज के द्वारा, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अभी हमने एरिस्टोक्रेटिक पीपल बारे में पढ़ा था जो कि बहुत रिच पीपल थे। अब हम देखते हैं पीजेंट्स के बारे में। पीजेंट्स के बारे में देखते हैं। पीजेंट्स जो थे बहुत ही पुअर पीपल थे सोसाइटी में। इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी थी। इनके पास जो थी लैंड थी, बट लेकिन बहुत कमी से थी, कुछ तो बिल्कुल लैंडलेस थे जिनके पास वो इतनी भी नहीं थी लैंड। अब देखते हैं कि न्यू मिडिल क्लास किस तरीके से आए। पहले हमने पढ़ा एरिस्टोक्रेटिक जो कि रिच पीपल थे, इसके बाद हमने पढ़ा पीजेंट जो कि पुअर पीपल थे। अब इनके बीच में एक मिडिल क्लास पीपल आए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो वर्किंग क्लास पीपल थे, वो ज़्यादा पुअर भी नहीं थे, ज़्यादा रिच भी नहीं थे। ये एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स। ये जो क्लास थी सपोर्टेड करती थी कि जो एरिस्टोक्रेटिक को जो प्रिविलेजेस मिलती हैं बर्थ से ही, उसको हटा दिया जाए, और इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे कि सभी क्लासेस में इक्वालिटी होनी चाहिए और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और ये कहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि स्टेट को चला सके। और ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, उसको ये आगे इन्हेंस करना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मिडिल क्लास पीपल कैसे राइज हुए। अब हम देखते हैं लिबरलिज्म कौन थे जो कि नेशनलिज्म का कारण बने। एक जो मिडिल क्लास थे वही नेशनलिज्म के लिए खड़े थे। अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखा जाए तो नेशनलिज्म का मतलब ये होता है इक्वालिटी, फ्रीडम, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमिक फील्ड में देखा जाए
तो मार्केट में फ्रीडम मिलना, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो गिल्ड्स पीपल थे, जो उनका ग्रुप हुआ करता था, सिर्फ वो ही मार्केट में अलाउ करते थे ट्रेड के लिए, जो मर्चेंट आर्टिसन से उनको अलाउ नहीं किया जाता था। तो चाहते थे कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले जिससे कि वो मार्केट में ट्रेड कर सके, और जो भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगते थे एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में पहुंचाने के लिए, उसको हटा दिया जाए वो टैक्स को। कुछ मेजर्स थे जो कि उस टाइम पर लिए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे लिबरलिज्म पीपल के लिए, जैसे कि कस्टम यूनियन जो कि 1834 में आया था। कस्टम यूनियन इनको जुलेवरिन टर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि पुरेशिया में स्टार्ट किया गया था बाद में, लेकिन जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया था। इस यूनियन में क्या था, टैरिफ बैरियर जो कि ट्रेड पे लगते थे टैक्स, उसको हटा दिया गया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया था पहले 30 थी, अब वो 2 कर दी गई थी। और जो रेलवे था उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे कि लोग इजीली ट्रेड कर सके और लोग इजीली आ जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था मिडिल क्लास किस तरीके से राइज हुए, फिर लिबरलिज्म पढ़ा, अब हम देखते हैं कंजर्वेटिज्म पीपल कौन थे। जो कंजर्वेटिज्म पीपल थे उन्होंने नेपोलियन को हराया, उसके बाद ही कंजर्वेटिज्म पीपल आए। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म पीपल थे कौन आखिर। ये रशिया, पुरेशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सबके जो पीपल थे, इन्होंने एक सेटलमेंट बनाया यूरोप में, ठीक है, और उनके अगेंस्ट बैटल हुई। किसके अगेंस्ट बनाया था उन्होंने सेटलमेंट? नेपोलियन के अगेंस्ट। तो जो ये कंट्रीज थी रशिया, पुरेशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सब के बीच में एक बैटल हुआ, किसके बीच में? नेपोलियन के बीच में और इन कंट्रीज़ के बीच में। जिस जिस बैटल में ये हुआ कि जो कंजर्वेटिज्म पीपल थे वो जीत गए, और जिस बैटल का नाम दिया गया था वाटरलू। उसके बाद बैटल को जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ वाइना साइन हुई थी। जो कंजर्वेटिज्म पीपल थे 1815 में अच्छी तरह से वो सेटअप हो गए थे, ठीक है। जो सेंसरशिप जो इम्पोज की गई थी नेपोलियन ने, वो उसको हटाना चाहते थे, जो कि लिबर्टी या फिर नेशनलिज्म के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती थी, उसको वो हटाना चाहते थे सेंसरशिप को। जो कंजर्वेटिज्म पीपल थे, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, रेवोल्यूशन को मतलब नेशनलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, और जो मोनार्कल गवर्नमेंट थी उसको अपोज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए फिर से, क्योंकि नेपोलियन जो आए थे उन्होंने सिर्फ फ्रांस से ही मोनार्कल गवर्नमेंट हटाई थी। अब जो यूरोप की अदर कंट्रीज है वहाँ पे अभी भी मोनार्कल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो टाइम था 1830 से लेकर 48 तक, ये सारा पूरा रेवोल्यूशन का था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रेवोल्यूशन थे। 2 रेवोल्यूशन हुए थे, जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन। तो पहले हम पढ़ते हैं जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांस में हुआ था और एक बेल्जियम में हुआ था। फ्रांस में ही सबसे पहला रेवोल्यूशन था, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का यहाँ पे ये मतलब था, मोनार्की तो थी वहाँ पे बट लेकिन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थी। वो मोनार्की जो गवर्नमेंट थी, जो राजा थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलते थे, वो सिर्फ नाम के ही राजा रह गए थे, उनका कोई वजूद नहीं था। और उसके जो हेड थे वो थे लुइस फिलिप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम में हुआ था रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले जो बेल्जियम था ना, वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता था, बट लेकिन जो बेल्जियम पीपल थे वो फ्रीडम चाहते थे, और जो बेल्जियम है उसको एक डिफरेंट नेशन बनाना चाहते थे। इस वॉर का रिजल्ट यही हुआ कि बेल्जियम जो था उसको यूके से अलग कर दिया गया, और जो बेल्जियम था एक डिफरेंट नेशन बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन। जो ग्रीक जो था 15th सेंचुरी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, बट लेकिन 1821 में क्या हुआ, जो ग्रीक के पीपल थे उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे ओटोमन एम्पायर से, ठीक है। बट लेकिन ग्रीक जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो जो वेस्टर्न यूरोप थे उन्होंने ग्रीक की हेल्प करी थी, और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ था, जिसमें कि जो ग्रीक पीपल थे वो जीत गए थे, और उनको एक इंडिपेंडेंट मिल गया था, और जो ग्रीक थे इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि उस टाइम पर यूरोप में किया जा रहा था, जिससे कि लोगों के अंदर जो है अपने देश के लिए नेशनल सेंटिमेंट डेवलप हो सके। वहाँ पे जो था वॉर से जो स्प्रेड तो हो ही रहा था नेशनलिज्म, जो रोमांटिसिज्म भी एक वो कारण था जिससे कि नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था। वहाँ पे कुछ ऐसे रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो कि रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे अपनी पोइट्री, आर्ट और म्यूज़िक से। वो अपनी म्यूज़िक, पोइट्री, आर्ट में इस तरीके से काम कर रहे थे जिससे कि लोगों के अंदर जो है भावना आ रही थी नेशनलिज्म के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। 1830 में क्या हुआ, जो इकोनॉमी थी यूरोप की वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई, मतलब वर्स्ट हो गई और बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। क्योंकि किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोग जॉब की
तलाश में जो है विलेज पीपल जो थे वो माइग्रेटेड हो रहे थे सिटीज़ में, जिससे कि क्या हुआ, सिटीज़ जो थी वो बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गई और जो वहाँ से विलेज के पीपल जो आ रहे थे उनको जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, तो उन्होंने स्लम्स क्रिएट कर लिए, मतलब झोपड़पट्टी उन्होंने बनाई और उसमें रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड से जो थी कमोडिटीज़ वो इम्पोर्टेड कराई जा रही थी, क्योंकि चीप मशीन जो है वो इंग्लैंड में यूज़ करी जा रही थी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर वहाँ पे फूड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे और जो हार्वेस्टिंग था वो भी अच्छा नहीं हो रहा था, जिसका पॉवर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा फैल गई कंट्री में। 1848 में क्या हुआ, जो फ्रांस सिटी थी पेरिस, वहाँ के जो वो थे राजा लुइस फिलिप, वो वहाँ से भाग गए। अब जो है स्टेट को चलाने वाला कोई भी नहीं था सिटी को, तो वहाँ पे जो नेशनल असेंबली ने ये प्रोक्लेम कर दिया कि पेरिस को जो है एक रिपब्लिक नेशन बना दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स पीपल कौन थे, वो थे मिडिल क्लास पीपल जो थे, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे। अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में क्या है वो हम देखते हैं। एक तो हम चाहते थे कि प्रेस को फ्रीडम मिल जाए जिसके वो लिबर्टी और जो नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड्स कर सके, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे, और दूसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो चाहते थे कि उन्हें इतनी फ्रीडम मिल जाए जिससे वो अपनी एक पार्टी बना सके। अब क्या हुआ, यूरोप के जो अदर पार्ट थे जहाँ पे नेशन स्टेट अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि जर्मनी, इटली और पोलैंड में, ये अभी भी नेशन स्टेट नहीं बने थे, ठीक है। अब जर्मनी के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे वो एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक जर्मन असेंबली बनाएंगे, ठीक है। अब जो भी मेंबर थे, मतलब 831 मेंबर थे उस असेंबली में, ये सारे मेंबर जो थे वो गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसको यहाँ पर चर्च इसलिए लिखा गया क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर पार्लियामेंट नहीं थे, तो चर्च को ही पार्लियामेंट बनाया, जहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए। अब जो असेंबली के जो मेंबर थे उसमें सारे मिडिल क्लास पीपल थे, जिसमें वर्कर आर्टिसंस भी थे, बट लेकिन असेंबली में जो था, जो वर्कर आर्टिसंस उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तो वो असेंबली से बैक मतलब हट गए उन्होंने इस असेंबली से। बट लेकिन जो रिमेनिंग मेंबर थे वो नेशनलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को लेकर जो किंग थे प्रोएशिया के, वहाँ पर गए उनके पास, फेडरिक विलियम। बट ये जो किंग थे उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के। भाई वो क्यों चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो उनकी तो जो राजा थे उनकी तो मतलब कोई वैल्यू नहीं रहने की, सिर्फ वो नाम के राजा रह जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के और अपनी आर्मी को बुलाया और उनको डिसबैंड करा दिया एजुकेटेड पीपल जो कि मिडिल क्लास पीपल थे। अब हम देखते हैं एक एक करके जो जर्मनी, इटली, पोलैंड थे जिनको अभी भी नेशन स्टेट नहीं थे, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जर्मनी, इटली नेशन स्टेट बने और किस तरीके से वो यूनिफाइड हुए। पहले हम देखते हैं इटली के बारे में, हम पढ़ते हैं कि इटली को कैसे यूनिफिकेशन हुआ। जो इटली था पॉलिटिकली वो स्मॉलर स्टेट में डिवाइडेड था, जहाँ पे मोनार्की रूल करती थी। मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो सिर्दिनिया पोर्डेमेंट थी, सिर्फ यही एक स्टेट थी जहाँ पे इटालियन मोनार्की रूल कर रही थी, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न स्टेट था इटली का वो ऑस्ट्रियन के कंट्रोल में था, और जो सेंट्रल के इटली थी वो पोप के कंट्रोल में थी, और जो साउथ इटली था वो बर्बन किंग जो थे स्पेन के, उनके उसमें था। अब तुम देख रहे हो वहाँ पे मतलब मोनार्की तो थी इटली में, बट लेकिन इटली की मोनार्की वहाँ पर रूल नहीं कर रही थी। इसके जो नॉर्दर्न स्टेट में था वो ऑस्ट्रियन मोनार्की रूल कर रही थी, और सेंट्रल में जो था पोप के कंट्रोल में था, और जो साउथ में था वो बर्बन किंग जो थे स्पेन के, वहाँ पर वो रूल कर रहे थे। अब हम देखते हैं करके कि किस तरीके से इसका यूनिफिकेशन हुआ इटली का। 1830 में क्या हुआ, गोसिपी मैजिनी थे जिन्होंने इटालियन स्टेट्स को सपोर्ट करा, ठीक है। और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, बट लेकिन वो फेल हो गई, ठीक है। 1859 में फिर दोबारा से क्या हुआ, जो स्टेट थी सिर्दिनिया पोर्डेमेंट, उन्होंने हरा दिया ऑस्ट्रेलियंस को। ऑस्ट्रेलियंस कौन थे, जो कि नॉर्दर्न स्टेट में यहाँ पे रूल कर रहे थे इटली के, उसको उन्होंने हरा दिया। अब नॉर्दर्न स्टेट जो था वो कि उनके कंट्रोल में आ गया था। फिर 1860 में क्या हुआ, जो इटालियन फोर्सेस थी उन्होंने गैसिपी गैरिबल्दी इनकी हेल्प से जो थे, और उनके जो वॉलेंटियर्स थे, साउथर्न जो इटली थी उसको यूनिफाइड करा लिया, ठीक है। साउथर्न इटली में कौन था, जो कि रूल कर रहे थे बर्बन किंग स्पेन के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। जो मिडिल क्लास पीपल थे जर्मनी के 1848 में, वो कोशिश कर रहे थे कि जो जर्मन किंगडम्स था ना वो बहुत सारे किंगडम्स में, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, तो वो चाहते थे कि जर्मन जो है एक नेशन स्टेट बन जाए, ठीक है, जहाँ पे कि मोनार्की और जो लैंड ओनर्स थे वो रूल कर रहे थे। अब जो प्रोएशिया और जो जर्मन किंग के रूलर थे उन्होंने एक लीडरशिप ली कि वो हाँ कि जर्मनी स्टेट्स को उन्होंने
वो एक कराएंगे, मतलब एक जर्मन स्टेट्स बनाएंगे। जर्मन किंगडम जो था वो काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था, तो उन्होंने सोचा कि जर्मन स्टेट को वो एक करेंगे। ये जो बैटल था वो 7 ईयर्स तक चला। जो पुरेशिया आर्मी, स्टेरियन, फ्रांस, डेनिस की जो आर्मी थी वो एक साथ लड़ी और सक्सेसफुली उन्होंने इसको जीत लिया बैटल को। और जो जर्मन के जो किंगडम थे छोटे छोटे, और उनको यूनाइट करा दिया, मतलब इनकॉर्पोरेट का मतलब ये है कि उनको यूनाइट करा दिया, एक जर्मन स्टेट बन गई। अब 1871 में क्या हुआ, जो विलियम फर्स्ट थे, जो उनको जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारा इंडिया भारत माता के नाम से जाना जाता है, जो कि फीमेल फिगर है, उसी तरीके से फ्रेंच और जर्मनी में फीमेल फिगर जो थी वो अपने नेशन को विजुलाइज करती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। हम इसमें देखेंगे कि नेशनलिज्म से कैसे इम्पीरियलिज्म में जो है चेंज हुआ। नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, देशभक्ति, वो सिर्फ फ्रीडम चाहते थे। बट लेकिन नेशनलिज्म जो की भावना थी वो अब इम्पीरियलिज्म में चेंज हो गई। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है कि टेरिtoriयल एक्सपेंड करना, मतलब एक कंट्री जो थी दूसरी कंट्री पर रूल करना अपने मिलिट्री कंट्रोल की हेल्प से। इसके बारे में, इम्पीरियलिज्म के बारे में हमारी केस स्टडी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बल्कान रीजन। ठीक है, जो बल्कान रीजन था, इसका जो लार्ज एरिया था बल्कान का, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और अल्बेनिया, ग्रीस, इन सब के कंट्रोल में था। ठीक है, बट लेकिन जब ओटोमन एम्पायर जब ख़त्म हो गया तो बल्कान स्टेट जो थे उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब का जो था मतलब इनका इंटरेस्ट था कि वो भी चाहते थे कि बल्कान को वो अपने कंट्रोल में कर ले। ये जो सारी स्टेट थी आपस में जेलस होती थी और वो चाहती थी कि हाँ ये जो बल्कान है हमारी टेरिटरी हो जाए। यही कारण था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। ठीक है, अब इसके बाद जो है एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, काफ़ी सारी कॉलोनियल कंट्री में यूरोप की डोमिनेंट कंट्री के अगेंस्ट जो कि कंट्री पर रूल कर रहे थे। इस मूवमेंट का ये क्या हुआ रीज़न, नेशनलिज्म जो था यूरोप में वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया। अब जो लोगों को फ्रीडम तो चाहिए थी साथ में, अब वो चाहते थे कि पूरे जो है हमें डेमोक्रेसी मिल जाए। ये जो इस नेशन स्टेट का आइडिया था पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। थैंक यू। इसी चैप्टर में बस हमारा यही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना, जो कि हमारी अगली वीडियो में होने वाला है। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उसको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से उसको रीड आउट कर सकें, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में होने वाले हैं। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।